हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के बारे में कि हम ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। हमने 3 रूल्स देखे थे जिसमें हमने n+l रूल देखा था, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, किस तरीके से हम एनर्जी लेवल को सेट करते हैं। फिर हमने बात की थी हुंड्स रूल के बारे में, जो कि हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो डिजेनेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं पहले उनमें हाफ हाफ मतलब उनको अनपेयर्डली फिल किया जाता है, फिर हम उनको पेयर करते हैं। एंड देन उसके बाद में हमने पढ़ा था पाउलीज रूल के बारे में, राइट। वो हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो डिफरेंट स्पिन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट। ये सब चीज़ें जो है वो हमने देखी थी, हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो एक्सेप्शंस है वो एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, राइट। एंड हमने कुछ उसके क्वेश्चंस भी करे थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उस एटम के लिए या फिर उस एलिमेंट के लिए उसका पीरियड कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसका ग्रुप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एंड उसका ब्लॉक जो है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। वो सब चीज़ें जो एप्लीकेशन पार्ट थी वो हमने कवर कर लिया। ओके, तो आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से इंड्यूस होता है, ठीक है, और किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया था और इसके एप्लीकेशन पार्ट कौन कौन से हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक, राइट। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होल्बोस। होल्बोस ने थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, किस तरीके से कि एक मेटल पर जब हम सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उसमें से ही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजेक्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, ठीक है, जिससे जो एक करंट होती है वो फ्लो होती है। उस करंट को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस पूरे फिनोमिनन को नाम देते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यानी फोटोन की हेल्प से जब लाइट जो होती है वो लाइट के अंदर फोटोन्स होते हैं तो फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का ठीक है इजेक्ट करवा के जो भी करंट इंड्यूस की जाती है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। एंड इसका जो हम बात कर सकते हैं प्रैक्टिकल जो एविडेंस दिया था, प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था हर्ट्ज ने, ठीक है। तो हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है जी, आप लोग फ्रीक्वेंसी की यूनिट पढ़ते हो हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में दिया गया। तो हर्ट्ज ने उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया था कि हाँ इस तरीके से कुछ फिनोमिनन होता है नेचर के अंदर, राइट। अब क्या होता है देखो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या लिया, एक मेटल लिया, ठीक है, एक मेटल लिया, मेटल का टुकड़ा लिया या फिर मेटल की शीट ले ली, ठीक है, यानी मेटल सरफेस, इसको हम नाम देते हैं मेटल सरफेस, ठीक है। जब इस मेटल सरफेस पर हमने क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइट को इंसिडेंट नहीं करवाया, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, हमने लाइट को इस पर इंसिडेंट करवाया, किस पर, मेटल पर, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं हमने एक लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, राइट। तो जैसे ही हम इस लाइट को इस मेटल पर इंसिडेंट करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यानी इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। और इस पूरे के पूरे इस प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसमें कोई भी टाइम लैप नहीं होता है, जिससे कि हम ये बीच में मतलब देख सकें कि यहाँ पहले जो लाइट है वो मेटल पर इंसिडेंट होगी, लाइट के इंसिडेंट होने के बाद कुछ सेकंड बाद से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी टाइम लैप नहीं होता है इसके अंदर, टाइम लैग नहीं होता है, राइट। जैसे ही लाइट इंसिडेंट करती है इस मेटल पर वैसे ही उसी टाइम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर आ जाता है और बाहर आकर के ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं एनोड, ठीक है, हमने एनोड लगा। तो ये मेटल जो है वो मेटल बिहेव करेगा कैथोड से, भाई एनोड जो होते हैं या फिर कैथोड जो होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ये कैथोड के रूप में इसको यूज़ किया और एक हमने एनोड लगा दिया, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर बैटरी से कर सकते हो या फिर जो करंट इंडिकेटर होता है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने करंट वाला लगा दिया, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट यहाँ से आएगी, ये लाइट जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आकर के मूव करेगा और ये इस एनोड तक पहुँचेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो सर्किट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा कि भाई नेगेटिव चार्ज जो है वो कैथोड से निकल करके एनोड तक आ रहे हैं, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होते ही इसमें क्या फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है, करंट की डायरेक्शन इस साइड से होगी, ठीक है, करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फिनोमेनन जो होता है, पूरा का पूरा इफेक्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो लाइट जो करंट प्रोड्यूस होगी
उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेनन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम और ज़्यादा डीपली स्टडी करने से पहले हमें इसके कुछ टर्मिनोलॉजी समझने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके पास में एक मेटल की सीट है, उस मेटल की सीट पर आप कोई भी वेवलेंथ के लेकर लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता कि हम किसी भी वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाते किसी भी मेटल पर, ठीक है, तो सोचो हमारे पास में जितनी भी मेटल्स की चीज़ें होती है, ठीक है, तो उसमें जो सन की जो लाइट्स आती, ठीक है, सन की जो लाइट आती है उस मेटल पर निकलती तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाता, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट ही उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। ठीक है, मेटल और इलेक्ट्रॉन, मेटल का जो न्यूक्लियस होता है उसको और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उस उस लाइट के पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। ठीक है, जब तक वो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं इसमें काम आते हैं। तो सबसे पहला हम जो टर्म है वो पढ़ते हैं, वो आता है आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो होता है कि एक मिनिमम एनर्जी जो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकाल सके उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे कार्यफलन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्यफलन बोलेंगे। तो द मिनिमम एनर्जी required to eject out the electron from metal surface, ठीक है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, उस मिनिमम एनर्जी को, अगर उस मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर किसी भी लाइट के पास होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल देगी। अगर उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी होगी अगर लाइट के पास में, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा मेटल के न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच का, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये होता है आपका वर्क फंक्शन। ये जो वर्क फंक्शन होता है ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटल्स का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। ठीक है, यानी जो वेव फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है मेटल्स पर। हम ये भी लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन मेटल। ठीक है, या ये जैसे जैसे हम मेटल्स को चेंज करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने सोडियम का मेटल लगा रखा है, पोटेशियम लगा रखा है, एल्यूमिनियम लगा रखा है, कॉपर लगा रखा है, जिंक लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जैसे जैसे एनोड का जो नेचर है वो कैथोड का जो नेचर है वो चेंज करते जाएंगे, यानी जो हमारी मेटल सरफेस है हम उसको चेंज करते जाएंगे, तो हमारा जो फिर ये जो वर्क फंक्शन होगा ये भी अलग अलग होगा। ठीक है, किसी मेटल के लिए जो एनर्जी होगी ज़्यादा होगी, किसी मेटल के लिए एनर्जी कम होगी, कि हम एकदम कम एनर्जी वाला जो लाइट होती है वही क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, राइट। और किसी मेटल के लिए इतनी ज़्यादा होगी कि अगर ज़्यादा एनर्जी की लाइट है वो भी उसको नहीं निकाल पाती इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, राइट। तो हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, तो आने वाली लाइट भी डिपेंड करेगी उसके ऊपर, राइट। फर्स्ट होता है आपका वर्क फंक्शन। सेकेंड आती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ठीक है, इसको हम 5 बोलते हैं और ये होता है आपका म्यू नॉट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू ब्रेक डाउन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन metal nucleus and electron and comes
एंड इलेक्ट्रॉन comes out the metal surface। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अगर कोई भी लाइट है, ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास में 10 हर्ट्ज़ की है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी मतलब आप एज ए क्वेश्चन या फिर एज एग्जांपल नहीं करके मत समझना, ठीक है। हम सिर्फ समझने के लिए हम बात करें, हमारे पास में 10 हर्ट्ज़ की कोई फ्रीक्वेंसी है, वो किसी भी लाइट पर किसी भी मेटल के प्लेट पर इंसिडेंट करवाती है। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो 10.5 है, ठीक है। तो वो 10 वाली जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएगी, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाली लाइट ही क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकेगी, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पर ले आएगी। फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि अगर एक आपके पास में मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस पर आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है। बस इतना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, इसमें एक चीज़ जो और मेन होती है जो कि आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं की होगी, आई होप। देखो आपके पास में कोई भी एक सर्टेन एनर्जी की वेवलेंथ आएगी। वेवलेंथ जो होती है, कोई भी लाइट होती है, लाइट के अंदर क्या होता है, फोटोन्स होते हैं। फोटोन के पास उसकी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। फोटोन्स क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फोटोन्स आएंगे उस लाइट के अंदर। एक फोटोन जो होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन है, पी से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस फोटोन के पास में अभी ये स्टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, इसकी कोई भी एनर्जी नहीं है, हम इस एनर्जी को सपोज 0 मान लेते हैं, ठीक है, इसकी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा है। तो देखो क्या होगा, ये जो फोटोन होगा, ठीक है, इस फोटोन के पास में खुद की एनर्जी होगी। फोटोन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये बंडल्स होते हैं एनर्जी के। तो इस एक फोटोन के पास में इसकी खुद की एनर्जी होगी। तो एक फोटोन क्या करेगा, ये फोटोन जो होगा वो अपनी एनर्जी को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा और ये खुद एग्जिस्ट मतलब स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी, ठीक है, ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी 2 तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। क्या करेगी, 2 तरीके से वर्क करेगी। जो एनर्जी होगी जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक आई बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी क्या करेगी, पहले तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगी, ठीक है। पहली एनर्जी तो काम आएगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, सेकेंड एनर्जी काम आएगी इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में, क्योंकि सिर्फ इजेक्शन ही, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है सरफेस, मेटल सरफेस से या मेटल सरफेस के उससे बाहर आना ही सफिशिएंट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके कैथोड टू एनोड जाए, ठीक है, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट जनरेट नहीं होगी, और करंट जनरेट नहीं होगी तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगी, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं बनेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के बाद साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट भी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो वो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन देखोगे जिसके अंदर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव नहीं करता, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है फिर बाद में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक अगर मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ तो अभी तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगी। करंट तभी फ्लो होगी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एजेक्ट होकर के यहाँ तक पहुँच जाएंगे मूव करके, तब करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये जब मूव करेगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी आई और इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये एनर्जी जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। फर्स्ट जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है वर्क फंक्शन के लिए, कि उसका जो वर्क फंक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है उसकी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल सरफेस से बाहर आ सके, ठीक है। सेकेंड एनर्जी काम आएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी है वेव वर्क फंक्शन के लिए, प्लस दूसरी एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एनर्जी होगी या है ना, वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। एक तो हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन, दूसरी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ जाए। सरफेस से बाहर आने के बाद हमें उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैथोड टू एनोड मूव नहीं करेगा, और कैथोड टू एनोड मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। अब देखो
अब देखो ये जो है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का एक रिलेशन चलता है, ठीक है। वो क्या रिलेशन एग्जिस्ट होता है वो हम देखते हैं कि जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। क्या होता है? एच न्यू नॉट होता है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ई आई इज टू क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है ई जो होता है वो क्या होता है? ई होता है आपका एच सी अपॉन में लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एच न्यू नॉट अपॉन में एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, आप इस न्यू नॉट को भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो न्यू नॉट जो होता है वो होता है, देखो न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन में लैम्डा होती है, ठीक है। सी अपॉन में क्या होती है? लैम्डा होती है, राइट। इसको हम बोल देंगे लैम्डा नॉट, ठीक है। तो जो लैम्डा नॉट होती है वो इसका मतलब क्या होता है? लैम्डा नॉट का मतलब होता है ये होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्जन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कन्वर्जन की, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, बट आपसे आप सीधा ही इसको लिख सकते हो। लैम्डा नोट जो है वो कई बार अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, यहाँ तक सफिशियंट है। लैम्डा नोट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट जो कि इस पूरे के पूरे इफेक्ट को जनरेट करवा सके, यानी इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करवा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है किसी भी लाइट की। हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंडक्ट करवा सकता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट नहीं करवा सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो भी लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो। कम वेवलेंथ की लाइट जो है वो जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंडक्ट नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उसके पास में एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही नहीं करवा पाएगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही जनरेट नहीं होगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेनन होता है। और आप ये फॉर्मूला याद रखें, ये इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीईई इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब जनरेट होगा, कब जनरेट नहीं होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास में है, पहली कंडीशन क्या है कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो जो है वो एनर्जी लेस देन है ई आई के, ठीक है। एनर्जी जो है वो लेस देन है ई आई के, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो जनरेट होगा या नहीं होगा? तो देखो, अगर हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाए, ठीक है। यानी ये जो है ये ज़्यादा है और ये कम, यानी आपकी जो लाइट आ रही है, जो आप इंसिडेंट लाइट करवा रहे हो, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, आप इसको 5 नोट भी बोल सकते हो, आप इसको 5 लिख देना ना, 5 ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, 5, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी है या फिर जो उसका वर्क फंक्शन है उस मेटल का, उससे भी कम आपकी एनर्जी है जो भी आप लाइट उसको इंसिडेंट करवा रहे हो वहाँ पर मेटल की सरफेस पर, तो वहाँ का जो वर्क फंक्शन है, उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उससे भी कम अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है वो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन, अगर हमारी एनर्जी जो है वो इक्वल है किसके? 5 के, ठीक है, एंड जो वर्क फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें मूव कराने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो आपने तो उतनी ही एनर्जी दी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल सके, ठीक है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी देनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे नहीं है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हम नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैथोड टू एनोड मूव नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड टू एनोड मूव नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस बट photoelectric effect not possible because the electron flow is because due to, या ऐसा लिख सकते हैं, because due to no flow of electron towards cathode to एनोड, ठीक है, कैथोड टू एनोड। तो ये आपको पूरा का पूरा, जब भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं है ना सिर्फ ये कंडीशन लिख दी, ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे आपके 11th क्लास के अंदर, इवन ये फिजिक्स के अंदर भी है, ध्यान रखना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ोगे, फिजिक्स का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है, अब देखो इन दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं हो तो कैसे होगा कि जो आपकी ई है वो ज़्यादा होनी चाहिए किसके, वर्क फंक्शन से, एंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ये कंडीशन होगी तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस एंड it can move या it can flow towards कैथोड टू एनोड, राइट। तो ये कैथोड से एनोड भी मूव करेगा क्योंकि हमारे पास में एनर्जी ज़्यादा है, तो हम कुछ एनर्जी को तो यूज़ करेंगे इस वर्क फंक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है, वर्क फंक्शन को तोड़ने के लिए, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। कुछ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए यूज़ करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद में हम कुछ एनर्जी यूज़ करेंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूव करेगा कैथोड टू एनोड की तरफ, और जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पॉसिबल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो पॉसिबल होगा। बाकी इन दो कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपसे कंडीशन जब भी पूछी जाती है तो ये 3 कंडीशन होती है, और आपको कंडीशन के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो मेटल है। आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, आपको जो वर्क फंक्शन है हर एक मेटल का दे दिया जाता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जनरेट करवा सकता है या फिर किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, राइट। तो ये सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें हमने कंडीशन देखी और उसका पूरा का पूरा प्रिंसिपल देखा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉलोस ने तो इसकी थ्योरी दी थी, थ्योरी के बाद में जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज ने। देन उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन इसको दी थी आइंस्टीन ने, ठीक है। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, किस तरीके से इसकी पूरी की पूरी कंडीशंस होती है, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी आइंस्टीन ने, राइट। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम, या फिर थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको कॉपी करो, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में और इस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके एप्लीकेशन पार्ट्स क्या होते हैं, राइट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।